प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड काल में भी हमने आसियान भारत शिखर सम्मेलन की परंपरा को रखा बरकरार। श्री मोदी आज G20 और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन में भाग लेने होंगे रवाना। रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव का हुआ आगाज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया शुभारंभ। प्रदेश में 1 दिसंबर से होगी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी। और देश में अब तक 104 करोड़ 4 लाख से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल रूप से आयोजित 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड काल में भी हमने आसियान भारत शिखर सम्मेलन की परंपरा को बरकरार रखा है। हमें अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन ये समय भारत आसियान मित्रता की कसौटी पर भी रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड काल में आपसी सहयोग और आपसी संवेदना को बल हम देते रहेंगे। है कि भारत और आसियान के बीच हजारों साल से जीवंत संबंध रहे हैं। इनकी झलक हमारे साझा मूल्य, परंपराएं, भाषाएं, ग्रंथ, वास्तुकला, संस्कृति, खान-पान हर जगह पे दिखते हैं और इसलिए आसियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी भारत के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। आसियान की यह विशेष भूमिका भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो हमारी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर नीति में निहित है। भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक फॉर द इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे साझा विजन और आपसी सहयोग का ढांचा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन और विश्व नेताओं के 26वें अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज रात इटली और ब्रिटेन की 5 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्राघी के निमंत्रण पर रोम में 30 से 31 अक्टूबर तक G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन में G20 देशों, यूरोपीय संघ और अन्य आमंत्रित देशों के नेता और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके बाद श्री मोदी वैश्विक नेताओं के जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन के तहत आयोजित 26वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ग्लासगो रवाना होंगे। कॉप 26 शिखर सम्मेलन ब्रिटेन की अध्यक्षता में 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव का आगाज हो गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित भव्य समारोह में दीप प्रज्वलित कर इस आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव का उद्घाटन किया। समारोह की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। इस अवसर पर आदिवासी नर्तक दलों द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट भी किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि आदिवासी नृत्य महोत्सव में देश विदेश के नर्तक दल शामिल हो रहे हैं। इसमें अनेकता में एकता का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। यही हमारी ताकत और पहचान है। विश्व के आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से रायपुर में आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के माध्यम से देश विदेश के आदिवासी अपनी संस्कृति का आदान प्रदान कर सकेंगे।
1 नवंबर तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव समारोह में देश के 27 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के कलाकारों के साथ ही 7 देशों नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, युगांडा, स्वाजीलैंड, मालदीव्स, पैलेस्टाइन और सीरिया से आए विदेशी कलाकार भी अपनी कला की छटा बिखेरेंगे। छत्तीसगढ़ में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में धान कटाई का कार्य शुरू हो गया है, लेकिन अभी इसमें तेजी नहीं आई है। तो कह रहे हैं भाई 1 नवंबर का होगा तो दीपावली है। दीपावली में कौन बेचने आएगा? लोग त्योहार मनाएंगे कि धान बेचने आएंगे? और 1 नवंबर को तीसरा किस्त किसानों के खाते में जाने वाला है, तो पैसे के कमी होगी ऐसी बात नहीं है किसानों की। और फिर अभी कौन सा धान कटाई तेजी से चल रहा है। जो अर्ली वैरायटी कुछ धान है जो जिन किसानों के पास पानी की पहले से व्यवस्था थी वो किसान कटाई कर रहे हैं, लेकिन व्यापक पैमाने पे वो कटाई नहीं हो रही है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा इस साल समर्थन मूल्य पर लगभग 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 2.5 लाख से अधिक अतिरिक्त किसानों ने धान विक्रय के लिए पंजीयन भी करवाया है। वहीं लगभग 48,000 हेक्टेयर खेती के रकबे में वृद्धि हुई है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 104 करोड़ 4 लाख से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं स्वस्थ होने की दर 98.20% है, जो पिछले साल मार्च के बाद सबसे अधिक है। देश में अब तक 60 करोड़ 44 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 26 लाख 48 लाख से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इसी तरह प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर भी लगातार घट रही है। राज्य की पॉजिटिविटी दर 0.12% है। कल प्रदेश में 28 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। 7 जिलों में कोरोना के कोई नए मरीज नहीं मिले हैं। सरगुजा रेंज के आईजी अजय यादव ने कोरिया पुलिस की पहल से राह नामक निःशुल्क कोचिंग का शुभारंभ किया है। 2 दिवसीय कोरिया प्रवास पर पहुंचे आईजी ने कोरिया जिले में नशामुक्त कोरिया कार्यक्रम के माध्यम से निजात अभियान के तहत ओएसटी सेंटर का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर आईजी श्री यादव ने कोरिया पुलिस द्वारा चलाए जा रहे निजात अभियान और दूसरे कार्यक्रमों की प्रशंसा की। पुलिस द्वारा एक बड़ा ही अभिनव पहल शुरू की गई है। निजात कार्यक्रम के साथ साथ वहाँ पे हम लोगों ने अभी पार्टिसिपेट किया पुलिस अधीक्षक के साथ। जो निजात कार्यक्रम में जो पुलिस ने अब तक कार्रवाई की है, धरपकड़ के साथ साथ लोगों को जो बहके हुए युवा हैं जिनको ड्रग्स की हैबिट है, उनकी ड्रग हैबिट छुड़ाने के लिए वो सराहनीय है। उसके साथ अभी राह जो प्रोग्राम अभी शुरू किया है जिला पुलिस ने, उसमें मैं पुलिस अधीक्षक उनकी टीम की बहुत सराहना करता हूं, क्योंकि आज के डेट में अभी पुलिस की जो भर्तियां निकली हैं उसमें हमारे न सिर्फ पुलिस परिवार बल्कि आम जन के बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के युवा भी भाग लेना चाहते हैं। तो ऐसे लगभग 300 लोगों ने यहाँ पंजीयन कराया है, जिनका कि निःशुल्क जो लिखित परीक्षा के लिए प्रशिक्षण एवं उसके साथ साथ फिजिकल का प्रशिक्षण जो है जिला पुलिस कोरिया के विशेषज्ञ और अन्य प्राइवेट सेक्टर से आए हुए विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। इस अवसर पर कोरिया जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि निजात अभियान के तहत कुल 165 से ज्यादा जन जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही कोरिया पुलिस द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाइयां और काउंसलिंग की जा रही है। इसी काउंसलिंग के तारतम्य में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से ओएसटी सेंटर का जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर में स्थापित किया गया है। इसके तहत नशे में लिप्त लोगों की काउंसलिंग और उन्हें इस नशे से निजात दिलाने हेतु दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी और उन्हें मुख्य धारा में लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। प्रदेश में शहीद पुलिस कर्मियों की स्मृति में राज्य स्तर पर पुलिस झंडा दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग के पुलिस लाइन से राष्ट्रीय एकता मार्च निकाली गई। ये मार्च पटेल चौक से इंदिरा मार्केट, अग्रसेन चौक होते हुए ग्रीन चौक पहुंची। इस दौरान जगह जगह एकता मार्च का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया और राष्ट्रीय एकता का संदेश भी दिया गया।
ग्रीन चौक पर जवानों और एनसीसी के विद्यार्थियों द्वारा मोमबत्ती जलाकर शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्री नारायण मीणा ने बताया कि शहीद पुलिस जवानों की स्मृति में निकाला गया एकता मार्च समाज में ये संदेश पहुंचाने के लिए है कि हम सभी भारतीय एक हैं और एकता ही सर्वोपरि है। उसके उपलक्ष्य में 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। उसमें एकता मार्च आज जो आयोजन हुआ है वो उस कड़ी में एक है। इसका उद्देश्य यही है कि हमारे सारे जो पुलिस जवान हैं, चाहे वो बीएसएफ के, हमारे सीआईएसएफ के हैं, सीआरपीएफ के पुलिस जवान हैं, जिला पुलिस के हैं, बटालियन के हैं, सभी जवान मिलकर एक मार्च करना है जिसमें बाकी जो जनता है उसके साथ उनको एक देशभक्ति का एक मैसेज देना है कि हमारा जो एकता है वो सबसे सर्वोपरि है। और इस एकता मार्च में पुलिस के आला अधिकारी और अन्य नागरिक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। केंद्र सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत जनपद पंचायत रायगढ़ में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में 8 कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कंपनियों द्वारा लगभग 1,500 रिक्त पदों में युवाओं के कौशल विकास और क्षमता विकास के तहत चिन्हांकन और पंजीयन के साथ ही उनकी काउंसलिंग भी की गई। रायगढ़ जनपद पंचायत के सीईओ सागर सिंह राज ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत जिले के 9 विकास खंडों के युवाओं के लिए आयोजित रोजगार मेले में 8 कंपनियां शामिल हुई हैं। भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जिसके तहत जिला पंचायत के तत्वाधान में जनपद पंचायत रायगढ़ परिसर में पूरे जिले भर के 9 विकास खंड हेतु रोजगार मेला का आयोजन जनपद पंचायत परिसर में रखा गया है। इसमें 8 कंपनियां आई हैं, उनके पास लगभग 1400 रिक्तियां हैं, जिसके तहत हमारे जिला रायगढ़ के जितने भी पढ़े लिखे बेरोजगार युवक युवतियां हैं उनको बुलाया गया है और उनका काउंसलिंग हो रहा है और उनका पहले प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण के बाद जो चयनित बच्चे होंगे उनको कंपनी के द्वारा प्लेसमेंट किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी जीआर राम ने बताया कि रोजगार मेले में लगभग 300 आवेदकों ने नियोक्ता संस्थानों से संपर्क किया, जिन्हें नियोजन से संबंधित सभी जानकारियां भी दी जा रही हैं। 1500 की वैकेंसी प्राप्त हुई थी और वे सभी नियोक्ता संस्थान इस प्लेसमेंट कैंप और रोजगार मेला स्थल पर उपलब्ध हैं। अभी तक 300 से अधिक आवेदकों ने इन नियोजन संस्थाओं से संपर्क कर लिया है। नियोजन से संबंधित समस्त जानकारी उन्हें प्रदान की जा रही है। उनके यहाँ जो वैकेंसी है, जो रिक्तियाँ हैं, उनके संबंध में विस्तृत जानकारी देकर और उपस्थित आवेदकों द्वारा भी विभिन्न नियोजित पदों के संबंध में विस्तृत जानकारी हासिल की जा रही है। उल्लेखनीय है कि नियोक्ता कंपनियों द्वारा रोजगार मेले में ही पात्र आवेदकों का चयन किया जाएगा और इस रोजगार मेले से युवाओं को योग्यता के अनुसार रोजगार के बेहतर अवसर भी मिलेंगे। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा को बदलने वालों की कहानी रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं स्वाधीनता संग्राम सेनानी सिस्टर निवेदिता के बारे में। आज 28 अक्टूबर को क्रांतिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता सिस्टर निवेदिता की जयंती है। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें निवेदिता नाम दिया था। आयरलैंड में 28 अक्टूबर 1867 में जन्मी निवेदिता का असली नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। निवेदिता के दादा जॉन नोबेल, पिता सैमुअल रिचमंड और उनके नाना हैमिल्टन आयरिश स्वाधीनता संघर्ष के अग्रणी सेनानी रहे। कॉलेज की पढ़ाई के बाद 1884 से 1894 तक उन्होंने अध्यापन किया। 1895 में लंदन में स्वामी विवेकानंद से मुलाकात ने उनकी सोच और जिंदगी बदल दी। विवेकानंद से प्रभावित होकर वे 1898 में कलकत्ता पहुंची और न सिर्फ यहीं की होकर रह गईं, बल्कि भारतीयता की प्रतिमूर्ति बन गईं। 25 मार्च 1898 को जब उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया तो विवेकानंद ने उन्हें निवेदिता नाम दिया, जिसका अर्थ होता है प्रभु के लिए समर्पित। मई से अक्टूबर 1898 के दौरान सिस्टर निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद के साथ अल्मोड़ा और कश्मीर की यात्रा की। कश्मीर में जब उन्होंने ब्रिटिश सरकार की कारगुजारियां देखी तो वे इस नतीजे पर पहुंची कि विदेशी शासन के खात्मे के बिना
भारत की मुक्ति नहीं है। दरअसल अंग्रेज सरकार ने। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।